बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। इफ यू प्रेस अगेंस्ट अ कॉर्नर ऑफ अ टेक्स्ट बुक विद योर फिंगर टिप्स, द बुक पुश बैक एंड मेक अ स्मॉल डेंट इन योर स्किन। ये कह रहा है कि अगर आप किसी बुक के कॉर्नर को अपने फिंगर से प्रेस करें, पुश करें, तो कॉर्नर का जो बुक का कॉर्नर है वो आपके फिंगर के स्किन के अंदर स्मॉल सा डेंट डालेगा। If you push harder, the book does the same and dent in your skin gets a little larger. अगर आप ज़्यादा सख्ती के साथ बुक के कॉर्नर को पुश करेंगे तो डेंट जो है हमारे स्किन के अंदर वो ज़्यादा बड़ा बनेगा। This simple experiment illustrates a general principle of critical importance known as the third law of motion. ये एक्सपेरिमेंट हमें वाज़ह करता है कि प्रिंसिपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन को जानने के लिए। If two objects interact, the force F12 exerted by the object 1 on the object 2 is equal in magnitude to and opposite in direction to the force F21 exerted by the object 2 on the object 1, that is F12 equal to F21। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। तो ऑब्जेक्ट 1 जो है वो फोर्स लगा रहा है F21, जिसको हम कह रहे हैं कि F21 is the force exerted by the object 2 on the object 1। ठीक है जी। तो F ये वो फोर्स है जिसको ये मैस M2 ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको अपनी। इसी तरीके से F12 is the force exerted by the mass M1 or object 1 on object 2। तो ये इस फोर्स की डायरेक्शन हम देख रहे हैं टुवर्ड दी फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जो कि इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद फोर्स F12 एंड F21, और दोनों फोर्सेस के अगर हम देखें डायरेक्शन तो वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। तो अगर हम किसी को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे तो दूसरे को हम नेगेटिव ले लेंगे। यहाँ पर F12 इक्वल टू F21 माइनस के साथ होना चाहिए जी। ठीक है जी। अगर हम F12 को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं तो F21 हमारे पास नेगेटिव है। This law states a force that affects the motion of an object must come from a second external object। ये लॉ ये कहता है कि जब भी कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को अफेक्ट करती है तो वो जरूरी होगी कि वो सेकंड एक्सटर्नल फोर्स हो सकती है, वो इंटरनल फोर्स नहीं हो सकती। The external force object in turn is subject to an equal magnitude but oppositely directed force exerted on it। जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट्स की बात करें, अगर हमारे पास टारगेट ऑब्जेक्ट है वो 2 है तो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास 1 है। यानी कि अगर हम सेकंड ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस कर रहे हैं तो वो अगर मोशन कम हो सकती है या सीज हो सकती है तो वो F21 फोर्स F12 फोर्स की वजह से, जो कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वजह से फोर्स क्रिएट हो रही है ऑन दी सेकंड मैस की वजह से हो सकती है। लिहाजा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो आपके एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की वजह से होगी, और ना सिर्फ ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जो है वो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है बल्कि आप वो ऑब्जेक्ट भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है। यहाँ पर ये बात हो रही थी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इन टर्न is subject to an equal magnitude but oppositely directed force। तो जो आपका एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आपका ऑब्जेक्ट भी क्या करता है, फोर्स लगाता है उतनी मैग्नीट्यूड के साथ जितना कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा होता है, सेम मैग्नीट्यूड के साथ बट opposite in direction। This equivalent to the stating that a single isolated force cannot exist। ये स्टेटमेंट ये कहता है कि हमारे पास सिंगल आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि फोर्सेस अगर एग्जिस्ट करती हैं तो हमारे पास एटलीस्ट इन द पेयर फॉर्म एटलीस्ट हमारे पास एक फोर्स के बदले में उसकी अल्टरनेट फोर्स जो रिएक्शन फोर्स होगी वो जरूर होगी। The force that object 1 exert on the object 2 is sometimes called as action।
अगर हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो फोर्स है जो कि सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है उसको अगर हम एक्शन कहें तो इसको हम बाज़ दफ़ा एक्शन भी कहते हैं। व्हाइल द फोर्स ऑब्जेक्ट टू एक्सर्ट ऑन द ऑब्जेक्ट वन इज कॉल्ड द रिएक्शन। तो नतीजे के तौर पर जब ऑब्जेक्ट टू जो है वो ऑब्जेक्ट वन के ऊपर फोर्स लगाएगा तो उसको हम रिएक्शन फोर्स कहेंगे। The action force is equal in magnitude to the reaction force. एक्शन हमेशा हमारे पास जो है फोर्स एक्शन फोर्स हमेशा रिएक्शन की इक्वल होती है और अपोजिट इन डायरेक्शन होती है। इन ऑल केसेस एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये याद रखिएगा कि कभी भी एक्शन और रिएक्शन जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं करते हैं, हमेशा एक्शन और रिएक्शन जो है वो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल। यहाँ पर अगर हम देखेंगे अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रोजेक्टाइल जिसको हम कह रहे हैं फ्री फॉलिंगली टुवर्ड द अर्थ, तो उसके ऊपर जो अर्थ की वजह से फोर्स है वो दैट इज द एफ जी, दैट इज इक्वल टू एम जी। ये फोर्स जो है वो प्रोजेक्टाइल के ऊपर लग रही है ड्यू टू द अर्थ। ठीक है जी। सेम केस सेम रिएक्शन टू दिस फोर्स। अब इसके नतीजे में क्या होगा कि जो प्रोजेक्टाइल है वो भी फोर्स लगाएगा ऑन द अर्थ जो कि एफ जी प्राइम होगी। प्राइम इसलिए कह रहे हैं कि वो एफ जी के इक्वल है बट अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, सॉरी बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है एफ जी प्राइम ये क्या करेगी कि एक्सेलरेट करवाएगी टू अर्थ टुवर्ड द सेंटर टुवर्ड द प्रोजेक्टाइल। तो इसके वजह से अर्थ को भी प्रोजेक्ट क्या करना चाहिए प्रोजेक्टाइल की तरफ एक्सेलरेट करना चाहिए, लेकिन क्योंकि अर्थ का मैस जो है वो बहुत ज़्यादा है तो नतीजे के तौर पर जो है इस फोर्स के रिएक्शन में जो है ज़मीन वो एक्सेलरेट नहीं करती। ठीक है जी। जबकि प्रोजेक्टाइल जो है वो अर्थ की तरफ पर एक्सेलरेट जरूर कर जाता है। Another example of Newton third law is in the figure। देख रहे हैं कि हम the force exerted by the hammer on the nail is equal in magnitude and opposite in direction to the force exerted by the nail on the hammer। जब आप किसी नेल कील के ऊपर या नेल के ऊपर हम कहते हैं कि हैमर को स्ट्राइक करवाते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में हमें दिखा रहा है कि एफ एच एन जो है ये फोर्स जो है लगाई जा रही है हैमर से ऑन द नेल। ठीक है जी। तो नतीजा के तौर पर जो है नेल जो है वो भी आपकी हैमर के ऊपर फोर्स लगाती है। अगर हम देखें इट इज द लेटर फोर्स दैट कॉज द हैमर टू स्टॉप इट्स रैपिड फॉरवर्ड मोशन व्हेन इट स्ट्राइक द नेल। ये जो रिएक्शन फोर्स है जो कि नेल लगा रहा है ऑन द हैमर जो कि एफ एन एच है, इसी फोर्स के नतीजे में क्या होता है कि जो आपका हैमर है वो फॉरवर्ड जाने से रुक जाता है, वो वहां पर आकर रुक जाता है। क्यों रुकता है कि उसके रिएक्शन में जो है जब वो फोर्स लगती है हैमर लगाता है ऑन द नेल तो नतीजे के तौर पर रिएक्शन में एक और फोर्स जो कि नेल ऑन द हैमर लगा रहा था, इस फोर्स के रिएक्शन में जो है वो हैमर जो है वो आपका रुक जाता है, हालांकि उसको आगे जाना चाहिए था। इसका मतलब है कि उसके रिएक्शन में कोई फोर्स आगे थे हैमर के ऊपर लगी जिसने उसको आगे जाने से रोक दिया टुवर्ड द राइट साइड। Force of the gravity was defined as the attractive force the earth exert on the object। फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम ये इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये वो फोर्स है जिससे जमीन जो है चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक टेबल के ऊपर जो है आपका टेलीविजन पड़ा हुआ है। तो अगर हम देखें इफ द ऑब्जेक्ट इज अ टीवी एट रेस्ट ऑन द टेबल एज शोन इन द फिगर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक टीवी सेट टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है और ये रेस्ट पर है, तो व्हाई डज द टीवी नॉट एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ द एफ जी। तो ये क्योंकि फोर्स लग रही है एफ जी फोर्स जो कि जमीन लगा रहा है ऑन द टीवी, तो एफ जी की डायरेक्शन में टीवी जो है वो एक्सेलरेट क्यों नहीं करता। The TV does not accelerate because the table hold it up। टीवी इसलिए नहीं एक्सेलरेट कर रहा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन क्योंकि जो टेबल है उसने टीवी को ऊपर को तरफ उठा कर रखा हुआ है। What is the happening is that the table exert on the TV an upward force and called the normal force। तो ये नतीजे में हम देख रहे हैं कि ये वो नॉर्मल फोर्स है जो कि टेबल जो है लगा रहा ऑन द टीवी, जिसके वजह से जो है वो टीवी जो है वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं करती।
The normal force is the constant force that prevents the TV from falling through the table. ये normal force वो होती है जो कि आपके टीवी को या जो भी टीवी चीज जो है टेबल के ऊपर पड़ी हो उसको गिरने से बचाती है, ठीक है जी। एंड can can have any magnitude needed to balance the downward force of the FG। ये नॉर्मल फोर्स जो है एटलीस्ट जो है इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल होना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए एंड अप टू द पॉइंट ऑफ द ब्रेकिंग द टेबल, ठीक है जी। ये फोर्स जो है वो जितना आपके ऊपर आप वेट इंक्रीज करते जाएंगे या जितना मैस ऑफ द बुक या टीवी का इंक्रीज करते जाएंगे तो नॉर्मल फोर्स भी इंक्रीज करती जाएगी अप टू द पॉइंट ब्रेकिंग द टेबल। एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि जब हम जो है टेलीविजन या टेबल के ऊपर रखे जाने वाली चीज़ों का वेट इतना बढ़ जाए कि आपकी जो है वो टेबल जो है वो ब्रेक कर जाए, तो उस केस में जो है वो नॉर्मल फोर्स जो है वो वेट की इक्वल नहीं होगी। इफ समवन स्टैक बुक्स ऑन द टीवी, अगर कोई बुक भी रखना शुरू कर दे टीवी के ऊपर, द नॉर्मल फोर्स जो है वो अब क्या होगी, द बुक का वेट और टीवी की वेट की इक्वल होगी। द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द टीवी इंक्रीजेज। तो अब नतीजे में नॉर्मल फोर्स को भी इंक्रीज करना चाहिए क्योंकि टेबल के ऊपर जो बुक प्लस टीवी है उसका वेट इंक्रीज कर गया है, या टीवी इंक्लूडिंग द बुक्स उनके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो इंक्रीज करिए। अगर इफ समवन लिफ्ट अप द टेलीविजन, अगर कोई टेलीविजन को ऊपर को उठा लेता है थोड़ा सा, तो फिर नॉर्मल फोर्स जो है टेबल लगा रहा होता है टेलीविजन के ऊपर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। The two forces in action and reaction pair always act on different object। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होती हैं वो हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हैमर और नेल की सिचुएशन में, जैसे कि डायग्राम में बात हो चुकी है, वन फोर्स ऑफ द पेयर एक्ट ऑन द हैमर एंड द अदर फोर्स एक्ट ऑन द नेल। तो एक जो फोर्स है इस पेयर में, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वो फोर्स ऑफ हैमर है, तो हैमर जो है फोर्स लगाता है ऑन दी नेल, और जो दूसरी फोर्स है रिएक्शन में नेल ऑन दी हैमर लगा रहा है। तो दोनों फोर्सेस जो है एक्शन और रिएक्शन और डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, एक हैमर के ऊपर लग रही है और एक नेल के ऊपर। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड द नॉर्मल फोर्स आर नॉट इन एन एक्शन और रिएक्शन पेयर फोर्सेस, दे एक्ट ऑन द सेम बॉडी। जैसे कि हम टेलीविजन के केस में बात करते हैं तो टेलीविजन जो कि टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है उसके ऊपर उस केस में जो नॉर्मल फोर्स है जो कि टेबल लगा रहा है ऑन दी टेलीविजन, और इसी तरीके से फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि अर्थ लगा रही है ऑन दी टेलीविजन, ये दोनों जो नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक्शन और रिएक्शन नहीं है क्योंकि ये दोनों फोर्सेस जो है एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है और वो ऑब्जेक्ट है हमारे पास टेलीविजन। द टू रिएक्शन फोर्सेस इन दिस सिचुएशन F, G and N are exerted on an object other than the television. Because the reaction to the Fg is the Fg prime exerted by the TV on the earth, and reaction to the N is the force N prime exerted by the television on the table। अगर हम देखें कि एफ जी के जो रिएक्शन में फोर्स होगी वो एफ जी प्राइम होनी चाहिए, जो कि जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रोजेक्टाइल के केस में, तो जब हम बात करते हैं टेलीविजन के केस में तो टेलीविजन के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसकी रिएक्शन में जो है टेलीविजन भी फोर्स लगाता है ऑन द अर्थ जो कि एफ प्राइम जी होगी, जो कि हम कह रहे हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेलीविजन टीवी ऑन द अर्थ। सिमिलरली जब हम बात कर रहे हैं कि बुक टेलीविजन के ऊपर जो है टेबल नॉर्मल फोर्स लगा रहा है एन, तो इसी तरह जो है टेलीविजन जो है फोर्स लगाता है ऑन द टेबल भी, जिसको हम कहते हैं एन प्राइम फोर्स, जो कि नॉर्मल फोर्स की बिल्कुल क्या होगी, अपोजिट होगी। ये एक्शन और रिएक्शन है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स, ये आपका एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस नहीं होंगे। सम एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन्स लॉज। In this situation, section B apply Newton's laws to objects that are either in equilibrium or accelerating along a straight line under the action of the constant external force। अब यहाँ पर हम न्यूटन लॉ अप्लाई करेंगे उन ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि या तो इक्विलिब्रियम में होंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो होगी। ये दो कंडीशन हो सकती हैं
क्या आइदर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या फिर वो दूसरा केस ये हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, एक्सेलरेट कर रहा हो लेकिन इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ द कांस्टेंट फोर्सेस। ठीक है, we assume that the objects behave as a particle so that we need not uh, worry about the rotational motion। हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को एक पार्टिकल के तौर पर बिहेव करेंगे या लेंगे, तो लिहाजा हम उनकी रोटेशनल मोशन को डिस्कस नहीं करेंगे या उसके बारे में हम परेशान नहीं होंगे। We also neglect the effect of the friction in those problem involving motion। इन केसेस में भी हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को नहीं कंसिडर करेंगे जहाँ पर हमारे पास फ्रिक्शनलेस सरफेस होगी। ठीक है जी। फाइनली वी यूजुअली नेग्लेक्ट द मास ऑफ एनी रोप इन्वॉल्व। हम बहुत सारे केसेस में जहाँ पर हम मैसलेस रोप की बात करते हैं वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, मास ऑफ द रोप को भी इग्नोर कर देते हैं। In this approximation, the magnitude of the force exerted by at any point along a at any point, this is same at all points along the rope. Again, finally, we usually neglect the mass of any rope involved। अगर हमारे पास कोई रोप हम ले रहे हैं इसमें जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को खींच रहे हैं, तो हम उसके mass को भी नेगलेक्ट कर लेते हैं। In this approximation, the magnitude of the force exerted at any point along a rope is the same at all points along the rope। तो रोप के अलॉन्ग जो हम फोर्स लेते हैं वो भी हम क्या लेते हैं, किसी एक पॉइंट पर जो लग रही होती है वो अलॉन्ग दी ऑल पॉइंट्स सेम ही कंसिडर करते हैं। ठीक है जी। इन दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट द synonymous terms light, lightweight, and of the negligible masses are used to indicate that a mass is to be ignored when you work the problem। जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो उसमें ये टर्म हमारे पास मोस्टली यूज हो रही होगी, लाइट, लाइट वेटेड एंड ऑफ नेग्लिजिबल मैसेज। तो उन केसेस में हम जब ये टर्म देखते हैं तो हम वहाँ पर मैथ को जो है वो इग्नोर कर देंगे जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। When we apply Newton laws to an object, we are interested only in the external forces that act on the object। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर न्यूटन लॉ को अप्लाई करेंगे तो हम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस को कंसिडर करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होंगी। When a rope attached to an object is pulling on the object, जब हम कोई रोप को अटैच कर देते हैं एक ऑब्जेक्ट के साथ उसको पुल करने के लिए, the rope exert a tension force T on the object। तो जो रोप है जो कि ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए फोर्स लगाएगी वो हम उसको टी कंसिडर करते हैं। टी से मतलब टेंशन, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स इज कॉल्ड द टेंशन इन द रोप। और ये फोर्स जो है टी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन की इक्वल होगी। इसकी मैग्नीट्यूड जो होगी वो टेंशन इन अ रोप की इक्वल होगी। बिकॉज इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, टेंशन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि ये टी जो है वो फोर्स है, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगी, हमारे पास स्केलर ही होगी। Consider a crate being pulled to the right on a frictionless horizontal surface as shown in the figure। डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक क्रेट को जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर राइट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। Suppose you are asked to find the acceleration of the crate and the force that floor exert on it। हमें ये कहा जाता है कि हम क्या करें कि इस क्रेट की एक्सेलरेशन मालूम करें और वो फोर्स जो कि फ्लोर लगा रहा है ऑन द क्रेट वो भी मालूम करें। फर्स्ट नोट दैट द हॉरिजॉन्टल फोर्स बीइंग पुल्ड टू द राइट क्रेट एक्ट्स थ्रू द रोप। हम क्या करेंगे कि जो हमारे पर हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो जिसके थ्रू वो क्या किया जा रहा है, क्रेट जो है राइट डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है थ्रू द रोप, वो हमारे पास टेंशन होगी जो कि हम नेक्स्ट डायग्राम में दिखा रहे हैं। Use the symbol T to denote the force exerted by the rope on the crate। जो हम फोर्स रोप के थ्रू हमारे पास क्रेट के ऊपर लग रही होती है हम उसको T से डिनोट कर देते हैं। The magnitude of T is equal to the tension in the rope। और इसकी मैग्नीट्यूड T की जो है वो टेंशन इन द रोप की इक्वल होगी। In addition to the tension, the crate includes the force of gravity। टेंशन के अलावा जो है वो क्रेट के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी आ रही है, नॉर्मल फोर्स भी आ रही है। ठीक है जी।
सच अ फोर्स डायग्राम रेफर्स टू एज अ फ्री बॉडी डायग्राम। इस तरह की जो डायग्राम है जिसमें हम फोर्सेस को इंडिकेट करते हैं उसको हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। शो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन एक्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, उन तमाम फोर्सेस को इंडिकेट करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नली एक्ट कर रही होती हैं। The construction of the correct free body diagram is an important step in applying the Newton law. Newton law को अप्लाई करने से पहले ये जो करेक्ट डायग्राम है, करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उन तमाम फोर्सेस को इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नली एक्ट कर रही हैं। खासतौर पर उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसकी मोशन को हम कंसिडर कर रहे थे या जिसके ऊपर न्यूटन लॉज को अप्लाई कर रहे होते हैं। The reaction to the forces we have listed, namely the force exerted by the crate on the rope, the force exerted by the crate on the earth, and the force exerted by the crate on the floor, are not included in the free body diagram because they are act on the other bodies and not on the crate. अब जैसे कि हमने बात की थी कि जो क्रेट के ऊपर फोर्सेस लग रही है उनकी रिएक्शन में क्रेट भी फोर्सेस लगा रहा है। जैसे कि हमने कहा था कि टेंशन जो है वो force exerted by the rope on the crate, and in the same way the rope also exert the force on the rope। क्रेट जो है वो भी क्या करेगा, रोप के ऊपर फोर्स लगाएगा। इसी तरीके से जैसे हमने कहा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि क्रेट के ऊपर लग रही है तो क्रेट भी क्या करेगा, फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा ऑन द अर्थ। ठीक है जी। एंड दी लास्ट वन दी, जैसे कि हमने कहा कि जी अर्थ जो है वो फोर्स लगाती है या फ्लोर जो है वो नॉर्मल फोर्स लगाता है ऑन द क्रेट, तो क्रेट भी क्या कर रहा है, इसी तरीके से रिएक्शन में फोर्स लगा रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन हम इन तमाम फोर्सेस को फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं डिस्कस करते क्योंकि ये तमाम वो फोर्सेस है जो कि क्रेट के ऊपर नहीं लग रही बल्कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट कर रही हैं। और हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो क्रेट की मोशन है, लिहाजा हम क्रेट के ऊपर जो जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस है एक्ट कर रही हैं उनको सिर्फ कंसिडर करेंगे। We can now apply the Newton's second law in components form of the form to the crate। अब हम यहाँ पर component form के में, क्योंकि यहाँ पर force x axis के along भी act कर रही है, y axis के along भी act कर रही है, लिहाजा न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो along x axis इंडिविजुअली अप्लाई किया जाएगा और y axis के along इंडिविजुअली अप्लाई किया जाएगा। पहले हम x axis के along अप्लाई करते हैं तो हम नेट फोर्सेस यानी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस along x axis इक्वल टू देखते हैं, तो हम उसमें हमारे पास x axis के along सिर्फ एक ही फोर्स है तो हम उसको टी प्लस और तो कोई फोर्स नहीं है, अगर कोई और होती तो हम उसको भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या हो सकती थी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो सकती थी, लेकिन चूंकि हमने फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात की है तो अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस ना होती तो यहाँ पर टेंशन के अलावा एक्सेस के अलावा फ्रिक्शन फोर्स हो सकती थी जो टेंशन के अगेंस्ट होती, तो फिर हम वो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स को कंसिडर कर सकते थे, टी माइनस एफ एफ स्मॉल एफ ले लेते जो कि फ्रिक्शन फोर्स होती। लेकिन चूंकि यहाँ पर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो लिहाजा जो हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि टी है, और वो टी किसके इक्वल होगा, टी इक्वल टू एम ए एक्स। क्योंकि नेट फोर्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस होती है हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एम ए एक्स, वेयर m is the mass of the crate, ax is the acceleration along in the crate along x axis। क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग क्रेट एक्सेलरेट कर रहा है तो लिहाजा यहाँ पर हम क्रेट के अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं जो कि हमारे पास किसके इक्वल होगा, टी बाई एम के इक्वल होगा। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो हम देखेंगे सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलॉन्ग वाई एक्सिस इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू एम ए वाई, where m a y where again m is the mass of the crate, a y is the acceleration of the crate along y axis। हम जैसा कि देख रहे हैं कि क्रेट जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस सिर्फ एक्सेलरेट कर रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेट नहीं करता, तो लिहाजा ए वाई जो है हमारे पास जीरो होगा। इसका मतलब है कि नेट फोर्सेस अलॉन्ग वाई एक्सिस इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। और नेट फोर्सेस अलॉन्ग वाई एक्सिस हम देखें तो हमारे पास क्या क्या आती हैं, नेट फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस एक तो नॉर्मल फोर्स आ रही है और एक एफ जी। अब इनमें से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक को हम पॉजिटिव लेंगे तो एक का हमारे पास नेगेटिव। नॉर्मल फोर्स को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव। और सम का मतलब समीशन है तो हम सम अप कर रहे हैं इक्वल टू एम ए वाई, और ए वाई जो है वो जीरो है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नॉर्मल फोर्स जो है हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी की इक्वल होगी। That is the external norm, and that is the normal force has the magnitude, same magnitude as the force of gravity, but
इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब है कि हमारे पास नॉर्मल फोर्स है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ही इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इफ टी इज अ कांस्टेंट फोर्स, अगर हमारे पास टी कांस्टेंट हो तो हमारे पास एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और अगर ये कांस्टेंट है तो हम फिर क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को यूज करके क्रिएट की अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट भी मालूम कर सकते हैं और वेलोसिटी भी मालूम कर सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये हमारे पास इक्वेशन है वी, हम ये पढ़ कर आए हैं, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पर हम अलोंग एक्स एक्सिस की बात करें तो हम ये बात कर रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज वी एक्स एफ equal to vxi, that is the final initial velocity along x axis plus at। a अब हमारे पास ax into t है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो along x axis कितनी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, that is ax into t। तो ax की जगह अब हम वैल्यू पुट करेंगे t by m, तो वो हम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट along y axis x axis हम मालूम कर सकते हैं, that is the delta x equal to vxi t plus half a अगेन हमारे पास हम हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ते हैं, तो a की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं t by m into t स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।